Propane has one extra carbon atom yet its conformations have no difference from ethane. So two significant conformations are eclipsed and staggered. थोड़ा प्रोपेन में एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया, हमारे पास ये पीछे वाला एक कार्बन, ये बीच वाला कार्बन और ये CH3। अब ये जो CC सिंगल बॉन्ड है या CH सिंगल बॉन्ड है, किसी भी तरफ रोटेट करोगे पीछे की तरफ तो आइडेंटिकल है, या तो वहां कोई चेंज होता तो रिपल्शन में चेंज होता। तो यहाँ पर इस H की तरफ ले आओ या इस H की तरफ ले आओ, देयर विल बी नो डिफरेंस। इसलिए प्रोपेन की कॉन्फर्मेशंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम कॉन्फर्मेशंस उन्हीं की पढ़ते हैं जिनमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो, जिनमें कोई एक्स्ट्रा फीचर आ रहा हो। तो सिंपलेस्ट एल्केन विच हैज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज इथेन। Propane has no significant change, only two important conformations, staggered and eclipsed. उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर अपीयर नहीं हो रहा। उसकी वजह है बैक साइड वाला कार्बन एटम, जिसके इलेक्ट्रॉन वैसे ही हैं जैसे मीथेन में थे, इथेन में थे। इनफाइनाइट सभी में है। हाँ जी, तो स्ट्रक्चर में आ रहा है ना, कुछ और मैं कर ही नहीं सकता, क्या करूंगा। आप किसी इधर भी लाओगे तो CH के पास पास ही आएगा, कुछ अलग चीज अपीयर होगी तभी तो बनाएंगे। अगर अभी समझ नहीं भी आ रहा नोट कर लो, ब्यूटेन लिखूंगा समझ आ जाएगा क्या बोल रहा था। नेक्स्ट लिखें कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। In case of butane, conformations can be studied. Conformations can be studied around first and second carbon, as well as second and third carbon. When conformations are developed, around second and third carbon, then we have
more than one staggered forms as well as eclipsed forms. New conformations are formed due to steric strain in the molecule as additional methyl group is present बोर्ड पे जान दीजिए बेटा। मेरे पास ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। मेरे पास ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो मैंने ये कन्फर्मेशन बनाई C1 और C2 के बीच। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो मेरे पास यहाँ पर फिर पीछे की तरफ हाइड्रोजन सेम ही रहे, तो मेरे पास कुछ स्पेशल फीचर अपीयर नहीं होगा। लेकिन जब मैंने C2 और C3 के बीच बनाया तो यहाँ पर ये C3 हो गया, बैक साइड पे C2 हो गया। इसके पास भी एक मिथाइल ग्रुप है, इसके पास भी एक मिथाइल। अब ये बहुत ज्यादा क्राउडिंग नजर आ रही है एक ही जगह पर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो रिपेल कर ही रहे हैं, पर इनके इलेक्ट्रॉन पेयर भी एडिशनली रिपेल करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक स्टेट। स्टेरिक वर्ड मीन्स क्राउडिंग, भीड़ भाड़ का इफेक्ट। तो जब मैं इस फर्स्ट वाले मिडल वाले कार्बन को यू रोटेट करूंगा तो इसका जो ये मिथाइल ग्रुप होगा वो यहां मिडल में आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप के यहां आ जाने से जो ये टॉर्सनल स्ट्रेन था वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये बल्कियर ग्रुप अभी भी एक दूसरे के क्लोज डिस्टेंस पर है, राइट। इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा स्टेबल है। मैंने इसको फिर रोटेट किया। रोटेट करने से पीछे वाला CH3 तो कांस्टेंट रहना है, आगे H आ गया, इधर CH3 आया, इधर H आ गया। अब इस एक्लिप्स और इस एक्लिप्स की स्टेबिलिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि CH3 पहले आमने सामने थे, अभी CH3 और H आमने सामने हैं, CH3 और CH3 सामने नहीं है। पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर आमने सामने है, एक्चुअली दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन है, तो दोनों की तो कहेंगे तो एक्लिप्स, लेकिन दोनों की एनर्जी बराबर नहीं होती। दोनों की एनर्जी बराबर नहीं है क्योंकि क्राउडिंग है। मैं कर क्या रहा हूं, मॉलिक्यूल को 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। अब मैंने इसको 60 डिग्री फर्दर रोटेट किया। अब मेरे पास पीछे वाले जो पोजीशन है उसको तुमने फिक्स रखा हुआ है ड्यूरिंग रोटेशन। आगे वाले कार्बन को मैंने रोटेट किया। अब ये रोटेट करने पर एक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो गई, लेकिन यहाँ जो बल्कियर ग्रुप थे वो एक दूसरे से फार अवे हो गए, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो गई, यहाँ क्राउडिंग जो है वो मिनिमम हो गई। मैंने इसको फिर रोटेट किया। इसको रोटेट करने के बाद ये CH3,
HCH3 H अब ये कन्फर्मेशन पीछे जैसी एक कन्फर्मेशन जैसी हो गई और ये कन्फर्मेशन CH3 H अब मेरे पास ये कन्फर्मेशन जो हैं, ये कन्फर्मेशन इसके जैसी हो गई, ये कन्फर्मेशन इस जैसी हो गई। अब मैं इसको 60 डिग्री फर्दर रोटेट करूंगा तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो 360 डिग्री फर्दर रोटेट करके फर्स्ट वाली चीज जो है वो एज इट इज रीजनरेट। लेकिन इस बीच मेरे पास 1 2 3 4 डिफरेंट कन्फर्मेशन अपीयर हो गई, जिसमें से 2 स्टैगर्ड हैं, 2 एक्लिप्स। दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन 0 है, दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, लेकिन इसमें क्राउडिंग स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें क्राउडिंग स्ट्रेन कम है, इसमें क्राउडिंग स्ट्रेन कम है, इसमें क्राउडिंग स्ट्रेन मिनिमम है। तो मेरे पास ये फॉर्म मोस्ट स्टेबल हो गई। तो जब हमने कन्फर्मेशंस को नाम देने शुरू किए, हमने इसे कहा फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स सेम ग्रुप सेम के आसपास है, इसे हमने नाम दिया गॉश फॉर्म, इसको नाम दिया एक्लिप्स। पार्शली एक्लिप्स नहीं बोल सकते, पर फुली एक्लिप्स भी नहीं कह रहे, एक्लिप्स कह रहे हैं। आमने सामने हैं पर हर एटम एक दूसरे के सामने नहीं। इसको नाम दिया हमने एंटी फॉर्म। इसकी एनर्जी हो गई 0 किलो जूल, क्योंकि ये सबसे स्टेबल फॉर्म है। तो हमारे पास जो भी एनर्जी फैक्टर हम किसी और का लिखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल लिखेंगे, दैट इज एंटी। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए, गॉस की, एक्लिप्स की या फुल एक्लिप्स की? इसके सीक्वेंस में गॉस की। तो इसकी एनर्जी होती है 3.35 किलो जूल। इसका मतलब इतनी एनर्जी चाहिए। एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स में, एक्लिप्स फिर फुली एक्लिप्स, इसकी एनर्जी होती है 14 किलो जूल और इसकी एनर्जी होती है 18 किलो। तो इसका मतलब है 18 किलो जूल एनर्जी मिलेगी तो फुली एक्लिप्स फॉर्म बन जाएगा। 18 किलो जूल रिलीज होगी तो डायरेक्टली एंटी फॉर्म बन जाएगा। बट इन बिटवीन ये कन्फर्मेशंस भी अपीयर। तो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एनर्जी वर्सेस रोटेशन एंड कन्फर्मेशन। तो हमारे पास ये जो एनर्जी फैक्टर है इसको हम 0 लिखते हैं। एक्लिप्स फॉर्म पहले किसमें कन्वर्ट हुई थी, स्टैगर्ड में। स्टैगर्ड किसमें कन्वर्ट हुई, एक्लिप्स में। एक्लिप्स किसमें कन्वर्ट हुई, एंटी में। एंटी किसमें गया, एक्लिप्स में। फिर स्टैगर्ड फॉर्म, फिर फाइनली फुल एक्लिप्स। तो यहां पर मेरे पास एक्लिप्स फॉर्म है, यहां पर मेरे पास गॉश फॉर्म है, सॉरी यहां पर फुली एक्लिप्स फॉर्म है, यहां पर एक्लिप्स फॉर्म है, यहां पर एक्लिप्स फॉर्म है, यहाँ एंटी है, यहाँ गॉश है, यहाँ राइट। तो हमारे पास यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना होगा, जो है एक्लिप्स की एनर्जी, दैट इज 14 किलो जूल। यहां से यहां तक का एनर्जी डिफरेंस कितना है, जो फुली एक्लिप्स की एनर्जी। और यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 3.35। इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है कि जिसे हम 0 लिख रहे हैं उसकी एनर्जी 0 नहीं है, राइट। बेसिकली हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि जिसे हम एनर्जी 0 कह रहे हैं उसकी एनर्जी 0 नहीं है, हमने 0 एज्यूम कर रखा है, राइट। तो रोटेशन के साथ
मेरे पास एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, तो गॉश फॉर्म इज अनदर फॉर्म ऑफ स्टैगर्ड ओनली। तो स्टैगर्ड फॉर्म दो तरह की हैं, गॉश और एंटी। अगर कोई आपसे कमेंट करने को कहता है व्हाई गॉश इज लेस स्टेबल, so your answer must be it has higher steric strain। टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में नहीं है, दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम है लेकिन हायर स्टेरिक स्ट्रेन। तो गॉश फॉर्म में जो डाइहीड्रल एंगल आएगा वो 160 डिग्री और जो एंटी में आएगा वो 180। तो जब मैं किसको देखूंगा, मिथेन और मिथेन को देखूंगा, बॉन्ड पेयर को नहीं देखूंगा। तो मेरे पास बॉन्ड पेयर नहीं देखने हैं, मुझे मिथाइल और मिथाइल देखने हैं, उनके बीच के एंगल को स्टडी करना है। अभी आप शायद समझ पाए होंगे प्रोपेन में नया क्या नहीं था, राइट, वहाँ सारे सेम एटम थे तो नया कोई स्ट्रेन नहीं था। डाइहेड्रल एंगल एंटी में 180 आएगा, गॉश में 60 डिग्री आएगा, एक्लिप्स में 120 आएगा, फुली एक्लिप्स में 0। स्टेरिक स्ट्रेन होता है पॉली एटॉमिक स्पीशीज लगा होना, CH3 लगा है ना, दो CH3 लग गए या दो NH2 लग गए, एक NH2 और CH3 लग गया, दो OH आ गए। मतलब आपके पास बॉन्ड के ऊपर एक सिंगल एटम ना होना, पॉली एटॉमिक स्पीशीज लगा होना। जैसे ये सिंगल एटम था तो इसका कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं था, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन पेयर का स्ट्रेन था। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एटम्स लगे हैं तो वो आपस में रिपेल करें। स्टेरिक वर्ड ऑर्गेनिक में बहुत कॉमन है, जहां भी लिखा हो उसका मतलब है क्राउडिंग, भीड़ भाड़, 3 4 5 एटम्स का एक साथ जुड़े होना। लेफ्ट वाला बना ही लिया होगा सबने। सिंगल पेज कर दो।
हाँ जी, हो गया राइट। लेफ्ट वाला पेज हो गया कंप्लीट। कर दो राइट वाला फुल स्क्रीन। रहता है कुछ, कर लो। क्या रह गया, कोई ना, मैं बताऊँ, चीज नहीं पड़ी जाती है तो। शीट पे नंबर लगाओ, सीक्वेंस में रखो। ठीक है। अगली 2-3 क्लास में लगातार नॉमेनक्लेचर का टेस्ट रहना है। 4-5-6 क्वेश्चन डेली के, छोटा छोटा टेस्ट। चेक करना भी आसान है, देना भी आसान है। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना है? इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन। हमें समझना है कि मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए फ्री रोटेशन। ये फीचर हमने पहले कहाँ पढ़ा था? बॉन्डिंग में। हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती। तो सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन का फायदा क्या है मॉलिक्यूल को, या उसकी कौन सी प्रॉपर्टी में सिग्निफिकेंट चेंज आता है? दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, राइट। आपने इस आर्टिकल में 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि कन्फर्मेशन कौन बनाते हैं, दूसरा कन्फर्मेशन हमेशा इनफाइनाइट होती है। हम बनाते चाहे 4 हैं, 6 हैं, 2 हैं, पर होती इनफाइनाइट। करें फिर टेस्ट शुरू। देखिए, लाइक ब्यूटेन इथाइलिन ग्लाइकोल has torsional strain as well as steric strain. Steric strain is developed due to interelectronic repulsions due to interelectronic repulsions between 2 OH groups attached. In this molecule, gauche form is more stable. Gauche form is more stable than anti form due to intramolecular hydrogen bonding. Due to intramolecular hydrogen bonding.
थोड़ा इथाइलिन ग्लाइकोल बेसिकली क्या है, इथेन 1,2 डायोल. IUPAC name is ethane 1,2 diol and common name is ethylene glycol. हमने कहा जैसे इथेन में था कि ब्यूटेन में यहाँ पर CH3 था, ब्यूटेन ही लिखा ना, इथेन तो लिखा लाइक ब्यूटेन. ओके, जैसे ब्यूटेन में मिथाइल और मिथाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस थी, वैसे ही ग्लाइकोल में OH और OH में स्टेरिक हिंड्रेंस है. उसकी वजह से दो कन्फर्मेशन बननी है जो स्टैगर्ड फॉर्म में है, एक गॉश फॉर्म है और एक एंटी फॉर्म है. हमने पढ़ा कि ब्यूटेन में हमारे पास गॉश फॉर्म मोर लेस स्टेबल और एंटी फॉर्म मोर स्टेबल होती है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल में जो ये फॉर्म है ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज होगी और मॉलिक्यूल हायर स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा, राइट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ भी H तो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी H दिखाई दे रहा है, लेट से इनके बीच में हो जाती, लेकिन हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ओनली दोज कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग which are attached to fluorine, oxygen and no. हाँ जी, दोबारा बोलिए. नहीं, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे वो 5 मेंबर, 5 एटम्स. आ गए ना. बेटा आपके एकेडमिक सिलेबस में सिर्फ इथेन की कंफर्मेशन है, ब्यूटेन ग्लाइकोल ये सब एंट्रेंस के, राइट. लिखिए आगे, एंगल स्ट्रेन. हमारा ग्लाइकोल को पढ़ने की वजह क्या है, ग्लाइकोल में नॉर्मल बिहेवियर से अपोजिट हो रहा है. एक्सपेक्टेड था कि एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल एंड गॉश विल बी लेस स्टेबल. रीजन क्या था, गॉश फॉर्म में स्टेरिक स्ट्रेन है और एंटी फॉर्म में स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है. फिर भी गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज होगी और मॉलिक्यूल हायर स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा. नेक्स्ट लिखिए, एंगल स्ट्रेन. इट इज ऑब्जर्व्ड in the cyclic molecules. It is observed in the cyclic molecules as
expected angle is different than observed. Expected angle is referred to angle due to hybridization and observed angle is the angle of cyclic structure. Angle strain in any molecule is calculated by Baire strain theory. सिर्फ नाम है बेयर स्ट्रेन, अदरवाइज बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। वो कहता है एक एंगल में दो बॉन्ड्स इन्वॉल्व, तो स्ट्रेन जो होगा वो हाफ ऑन वन साइड हाफ ऑन अदर साइड होगा। उसमें एक्सपेक्टेड एंगल पहले लिखिए, क्योंकि मैं साइक्लोएल्केन्स की बात कर रहा हूं, तो साइक्लोएल्केन की बात करूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सपेक्टेड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। उसमें से माइनस कर दीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन एटम्स को आपस में जुड़ना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इनका जो एक्चुअल एंगल होगा वो डिफरेंट देन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगा। जब हम बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन की, तो साइक्लोप्रोपेन में बेयर स्ट्रेन होगा हाफ इंटू 109.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री। स्ट्रेन थियोरी में हम यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो हमारे पास बेयर स्ट्रेन थियोरी कहती है कि जो sp3 हाइब्रिड है वो एग्जैक्टली 109.5 नहीं होता, 109.5 के लिए 109 डिग्री 30 मिनट्स होना चाहिए, तो इट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिग्री, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन की बात करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ इंटू 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 90 डिग्री। साइक्लोपेंटेन में क्या एंगल आएगा, नहीं आएगा 120 माइनस नहीं होगा, -180 माइनस 360 अपॉन साइज। साइक्लिक स्ट्रक्चर का एंगल कैसे लोगे, 180 माइनस 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सो बेयर स्ट्रेन थियरी के हिसाब से यहाँ जो स्ट्रेन है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 1। स्ट्रेन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्ट्रेन इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एंगल डिमांड कर रही है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है, जो ऑब्जर्व्ड एंगल है वो आ ही नहीं सकता, इसलिए हर मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थियरी, साइक्लोपेंटेन has highest stability and cyclopropane
has least stability. Cyclopentane has highest stability and cyclopropane has least stability. तो सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल है. किसी मॉलिक्यूल के पास नेचुरल ड्राइविंग फोर्स नहीं होती कि वो साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर बनाना चाहे, और साइक्लोपेंटेन वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में बनता है जिसका स्ट्रेन लेस देन 1 डिग्री है. इट इज सिंपली 44 मिनट्स. तो आपके पास एंगल स्ट्रेन मिनिमम जो है वो साइक्लोपेंटेन. लेकिन ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं. बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से लीस्ट स्टेबल साइक्लोप्रोपेन है और मोस्ट स्टेबल साइक्लोपेंटेन है. तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों स्टेबल होता है वो हमें समझ में आता है, राइट. जो एंगल्स आपने माइनस किए हैं इसमें कोई ऐसा एंगल है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बनता हो? बोलिए. 120 किस हाइब्रिड में आता है? sp2. इसलिए कहते हैं एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड 6 मेंबर्ड साइक्लिक को स्टेबल करता है. अभी आपने पढ़ा टॉटोमेरिज्म, उसमें आपने पढ़ा एसिटाइल एसीटोन, मैंने हेक्सागन बनाया, राइट. मैंने स्पेशली लिखा कि sp2 हाइब्रिड 3 एटम थे इसलिए ऐसा बना. अब 3 एटम sp2 थे तो तीनों की डिमांड क्या थी? 120 डिग्री. और साइक्लोहेक्सेन की डिमांड क्या थी? 120 डिग्री. तो 1 डिग्री का भी डेविएशन नहीं है, 1 मिनट का भी डेविएशन नहीं है. इसलिए जब कोई साइक्लिक मेंबर sp2 हो जाता है तो स्ट्रेन नेग्लिजिबल हो जाता है. तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही हो तो हर एटम की नेचुरल टेंडेंसी होती है 6 मेंबर्ड साइक्लिक पर जाने की, क्योंकि वहां स्ट्रेन नहीं आएगा. और सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहाँ आएगा? sp पर. इसलिए कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp हाइब्रिडाइजेशन आती है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंगल क्या चाहिए? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री तो साइक्लिक में कोई बनना नहीं है. इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एटम का होगा तो जाके वो sp पर आएगा. पर नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता. अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट sp हाइब्रिडाइजेशन ला रहा हो तो मॉलिक्यूल रेजिस्ट करता है, वो रिएक्शन दिखाना नहीं चाहेगा, राइट. तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है आप हाइब्रिड ऑर्बिटल का एंगल निकालिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर के एंगल से कंपेयर कीजिए. जहां डेविएशन मैग्नीट्यूड देना, साइन नहीं देना है, जहां डेविएशन ज्यादा आ रही है वो ज्यादा अनस्टेबल है, राइट. नोट कीजिए.
लिखिए आगे। among cycloalkanes हो गया ना सबका, रहता है तो एक लाइन लिख लो जो बोलना शुरू कर दिया मैंने। among cycloalkanes cyclohexane is most stable cyclic structure due to conformations. अब इस स्टेटमेंट की वजह से अब जो इतने भी बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन पूछा तो अगर बेयरस्टेन थ्योरी दिमाग में रहेगी तो साइक्लोपेंटेन लिखाओगे, और अगर ये लाइन रह गई तो साइक्लोहेक्सेन लिखाओगे। पढ़ोगे ही नहीं वो आगे क्या पूछता है। अगर वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल और क्वेश्चन खत्म हो जाता है, देन आंसर मस्ट बी साइक्लोहेक्सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन थ्योरी, देन इट इज साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में स्ट्रेन मिनिमम है अकॉर्डिंग टू बेयरस्टेन थ्योरी, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशंस पॉसिबल है, बाकियों में कन्फर्मेशंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन मिनिमम होता है। कन्फर्मेशंस की वजह से साइक्लोहेक्सेन एक ऐसा अरेंजमेंट ले लेता है जिसमें स्ट्रेन नियरली 0 हो जाता है, राइट। तो मैं बताऊंगा तभी होगा ना, आपने कहा भी लिख रहे हो आप तो लिख लो नई का जवाब तो तभी आएगा जब बनाऊंगा। मैं तैयारी कर रखी है साइक्लोहेक्सेन की, देखो मेरे हाथ में है साइक्लोहेक्सेन। लेकिन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में नहीं होती ना, कार्बन में d ऑर्बिटल ही नहीं है, और जितने भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है उनमें कहीं ना कहीं सेकंड पीरियड ही होता है, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो बोरॉन हो, और इन सब के डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल हम स्टडी ही नहीं करते। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कशन होती है, sp, sp2, sp3। तो बेटा साइक्लोहेक्सेन is the structure। अब साइक्लोहेक्सेन में 2 तरह से बेसिकली कन्फर्मेशंस बनती है। एक कन्फर्मेशन कहती है हमने इस वाले फ्लैप को ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ बेंड कर दिया, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसे अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो गया, और ये हमने ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ बेंड कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। इसकी वजह से ये जो एंगल होता है वो नियर टू 109.5 डिग्री हो जाता है। अब ये देखने में क्या लग रहा है, चेयर, सो इट इज कॉल्ड चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इट इज कॉल्ड बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन या कोई भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आए, वो चेयर और बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चेयर और बोट फॉर्म में उनके एंगल स्ट्रेन मिनिमम हो जाते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन। हमने कहा इस साइक्लोहेक्सेन में ये वाला फ्लैप ऊपर की तरफ बेंड करवा दिया और ये वाला फ्लैप नीचे की तरफ करवा दिया, और इसको ऐसे साइड से देख लिया, राइट। ऐसे साइड से जब मैं देखूंगा तो ये कैसा अपीयर होगा, चेयर अपीयर होगा, राइट। तो ये जो एंगल होगा आफ्टर बेंडिंग ये 109.5 डिग्री हो
अब ऐसा भी पॉसिबल था कि मैं इन दोनों को अपवर्ड बेंड कर देता, तो ये मेरे पास चेयर बोर्ड फॉर्म करेगा। तो साइक्लोहेक्सेन की दो इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन हैं, एक चेयर फॉर्म है और एक बोर्ड फॉर्म है। दोनों में एंगल स्ट्रेन नियरली 0 है। जब दोनों में एंगल स्ट्रेन नहीं है तो दो कन्फर्मेशन की जरूरत क्या है? हमारे पास जो चेयर फॉर्म है वो बेसिकली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, सॉरी जो चेयर फॉर्म है वो बेसिकली बोथ स्टैगर्ड फॉर्म है। इट इज CH2H। और जो बोर्ड फॉर्म है वो एक्लिप्स फॉर्म है। तो हमारे पास जो चेयर फॉर्म है वो एक्लिप्स फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, और जो बोर्ड फॉर्म है वो एक्लिप्स फॉर्म है। ये जब चेयर देख रहा हूं तो साइड व्यू है, जब स्टैगर्ड देख रहा हूं तो फ्रंट व्यू है, जब बोर्ड देख रहा हूं तो साइड व्यू है, और जब मैं उसको एक्लिप्स देख रहा हूं तो फ्रंट व्यू। क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे फोकस करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो अपने आप बना कर देखेंगे, इसको भी पासन कर दूंगा। देख लीजिए, ये मेरे पास चेयर फॉर्म थी, करेक्ट। मैं जब इसको चेयर देख रहा हूं तो ऐसे देख रहा हूँ, और जब इसको स्टैगर्ड देख रहा हूं तो ऐसे देख रहा हूँ, राइट। जब मैं इसको स्टैगर्ड देख रहा हूं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ पर, ये फर्स्ट कार्बन है, ये बैक साइड वाला कार्बन है जो सर्कल और डॉट से दिखाया गया। ये फर्स्ट कार्बन है, बैक साइड वाला कार्बन है, करेक्ट। इसके बॉन्ड कार्बन के ऐसे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन कैसे जाएंगे? अपवर्ड। इसके बॉन्ड अपवर्ड जा रहे हैं तो हाइड्रोजन कैसे जाएंगे? डाउनवर्ड। तो दोनों के एक्सेस चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इसके हाइड्रोजन अपवर्ड, इसके डाउनवर्ड। ये CH2 ऊपर की तरफ है, ये CH2 नीचे की तरफ है। तो ये CH2 ऊपर की तरफ है, ये CH2 नीचे की तरफ है। इसके दो हाइड्रोजन जो है वो अलग साइड पे हैं, इसके दो हाइड्रोजन अलग साइड पर है। जब मैं बोर्ड फॉर्म देख रहा हूं तो मैं साइड व्यू देख रहा हूं, और जब मैं एक्लिप्स देख रहा हूं तो फ्रंट व्यू देख रहा हूं। अब ये CH2 और ये CH2 क्या होंगे? आमने सामने होंगे। इसके दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ होंगे, इसके दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ हाइड्रोजन नीचे की तरफ होंगे, तो हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो बोर्ड फॉर्म इज एक्लिप्स फॉर्म and chair form is staggered form. Both of them do not have angle strain. तो एंगल स्ट्रेन ना होने की वजह से 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, पर जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है वो चेयर फॉर्म है, क्योंकि ये ना तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है ना इसमें एंगल स्ट्रेन है। क्लियर है? अब ये भी तो हो सकता था कि मैं फ्लैप आधा ही रेस करता, फिर इसको क्या कहते हैं? हाफ चेयर, बीच चेयर, कुछ ही कह लो, राइट। अब जब मैं इसका ये फ्लैप बेंड नहीं करूंगा तो एंगल स्ट्रेन रह जाएगा, और इसके हाइड्रोजन आमने सामने आ जाएंगे। तो हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल फॉर्म एज इट हैज एंगल स्ट्रेन एज वेल एज टॉर्सनल स्ट्रेन। जब मैंने बोट बनाई तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये साइड से झांक लेते, ये बोट ऐसे थी, ये आमने सामने आ रहे थे, मैंने इसको थोड़ा ऐसे घुमा दिया, टेढ़ी सी बोट बना दी ना, घुमा दिया ना, तो आपके पास इस कन्फर्मेशन को क्या कहते हैं हम? ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट इज मोर स्टेबल देन बोट बट अनस्टेबल देन चेयर फॉर्म।
तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशन बनती हैं, चेयर, बोट, हाफ चेयर एंड ट्विस्टेड बोट. तो साइक्लोहेक्सेन हैज 4 डिफरेंट कन्फर्मेशंस, जिसमें से चेयर मोस्ट स्टेबल है और हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल है. राइट, देखिएगा मैं बताता हूँ, लिखिए. चेयर फॉर्म, चेयर एंड बोट फॉर्म, अभी तो कुछ नहीं लिखा आपने. चेयर एंड बोट फॉर्म do not have angle strain but boat form has torsional strain so it is less stable than chair form. Instability of boat form is also explained by flagpole interactions. Flagpole interactions. Twisted boat and half chair. Twisted boat and half chair are two more conformations half chair is least stable as it has angle strain as well as torsional strain. Angle strain as well as torsional strain. बट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एनर्जीज दी हो तो वो एनर्जी डिफरेंस बताती है और मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बताती है. तो चेयर फॉर्म की एनर्जी 0 किलो जूल, बोट फॉर्म की 29.5, ट्विस्टेड बोट 23.5 एंड हाफ चेयर 46. इट मीन्स अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना हो तो पहले चेयर, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर. तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. चेयर फॉर्म को अगर कोई पूछे व्हाई चेयर फॉर्म इज more stable than boat form, because chair form is staggered arrangement and boat form is eclipsed arrangement. In addition to it, it also has flagpole interactions. Twisted boat और boat की कंपैरिजन क्या है? दोनों में बेंट है, दोनों में आपके पास फ्लैप जो हैं कार्बन के इस ढंग से उठे हुए. सो वी हैव फ्लैप्स लाइक दिस. इस पर्टिकुलर बेंडिंग की वजह से ये जो एंगल होगा वो 109.5 आ जाएगा. अब दिक्कत कहाँ आ रही थी? इस फ्लैग पोल की. यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, ये आपस में रिपेल कर रहे थे. हमने कहा ये ट्विस्टेड बोट है, ऐसे बन गया. अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो बिल्कुल आमने सामने आ रहे थे वो थोड़ा सा एंगल ले गए. एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई.
तो अगर कोई आपसे पूछता है वाई ट्विस्टेड बोट इज मोर स्टेबल देन बोट एज इट हैज रिड्यूस्ड फ्लैगपोल इंटरेक्शन, क्योंकि वो एक्लिप्स फॉर्म में नहीं रहे, फ्लैगपोल इंटरेक्शन रिड्यूस हो। हाफ चेयर लीस्ट स्टेबल क्यों है वो तो क्लियर ही है, उसके अंदर आपके पास टॉर्सनल स्ट्रेन भी है और एंगल स्ट्रेन, क्लियर है। तो हमारे पास जितने भी एटम्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है और उसे किसी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो वो हमेशा 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाता है। SO3 का ट्राइमर 6 मेंबर, फॉस्फोरिक एसिड में मेटाफॉस्फोरिक एसिड 6 मेंबर, बोरन में बोरेक्स 6 मेंबर, P4O10 6 मेंबर, P4O6 6 मेंबर, सब में सेंट्रल एटम sp3 है और वो sp3 हाइब्रिड एटम 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेफर करता है। और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की हाईएस्ट परसेंटेज जिसमें वो पाया जाता है वो चेयर, राइट। हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, राइट। यही कारण है कि ग्लूकोज की 2 फॉर्म पढ़ते हैं हम बायो में, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ चेयर फॉर्म, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज, राइट। तो हमारे पास जो चेयर फॉर्म है या बोर्ड फॉर्म है, ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक का चीफ फीचर है, राइट।
अगर आपको ड्रॉ करने का लग रहा है कि चेयर फॉर्म और स्टैगर्ड हम रिलेट नहीं कर पाएंगे घर जाके, तो लिख ले, एक साइड व्यू है, एक फ्रंट व्यू है। जब चेयर देख रहे हैं तो साइड व्यू है, जब स्टैगर्ड देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू, बोर्ड देख रहे हैं तो साइड व्यू है, एक्लिप्स देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू। हाँ जी। हम्म, मतलब हम्म, हम्म। नहीं, जब आपके एंगल बेंड हो जाएगा तो बाकी सारे एंगल्स को चेंज करेगा ना, वो प्लेनर नहीं रहा ना स्ट्रक्चर। जब प्लेनर नहीं रहा तो एंगल चेंज हो गए, राइट। तो हम जिस पर्टिकुलर को देख रहे हैं जरूरी नहीं है ना कि वही बेंड है, वो तो किसी भी फ्लैप से बेंड हो सकता है। ऑल एंगल्स विल बी चेंज, राइट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में बेंडिंग पॉसिबल है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, मैं इसको ऐसे नहीं घुमा सकता, राइट। जैसे हम CH3 में कर रहे थे, मॉलिक्यूल कैन नॉट शो रोटेशन लाइक दैट, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन उसमें बेंडिंग हो सकती है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड अपने प्लेन से आउट ऑफ प्लेन चला जाए। उस बेंडिंग की वजह से मॉलिक्यूल में हायर स्टेबिलिटी होती है। ये बेंडिंग किसी और में नहीं हो सकती, प्रोपेन में नहीं होगी, ब्यूटेन में नहीं होगी। ब्यूटेन में बेंडिंग नहीं की जा सकती, बेंडिंग होगी तो स्ट्रेन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आपके पास साइक्लोहेक्सेन इज द ओनली स्ट्रक्चर वेयर दिस बेंडिंग अलाउ हायर स्टेबिलिटी। बेंजीन में 6 के 6 कार्बन sp2 होते हैं और उसका शेप क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सागन। एज अ रिजल्ट बेंजीन हायर स्टेबिलिटी दे, नो एंगल स्ट्रेन, हायर रेजोनेंस, दैट्स व्हाई बेंजीन इज स्टेबल। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी में एंगल स्ट्रेन और रेजोनेंस दोनों की कंट्रीब्यूशन। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन लेस स्टेबल होगा साइक्लोहेक्सीन से भी, क्योंकि साइक्लोहेक्सीन में 2 sp2 आ गए, उसकी बेंडिंग के बिना भी एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो गया। तो आपके पास जितने डबल बॉन्ड साइक्लिक में आते जाएंगे उतना वो स्टेबल होता जाएगा, कंडीशन प्रोवाइडेड हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन होने की वजह क्या है, जिन्हें हम ये लाइन से बना रहे हैं, ये है क्या, ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप कर रही है। तो वो लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें एक डेफिनेट एंगल चाहिए था, क्योंकि सारा का सारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उस ऑर्बिटल की एंगल की डिमांड 109.5 डिग्री है और हम उसे 120 दे रहे हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसलिए अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए कार्बन एटम्स में बेंडिंग हो जाती है, राइट। जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, जो बायो बैकग्राउंड से नहीं है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा शायद, तो ग्लूकोज की हम जब बात करते हैं तो ग्लूकोज कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये ग्लूकोज का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ 3 तरफ से आएगी। एज अ रिजल्ट वो हायर स्टेबिलिटी अटेन करेगा, राइट। अब जब ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज में सपोर्ट सिस्टम मांगेगा, स्ट्रक्चर एक्चुअल होगा, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि उसे चेयर फॉर्म में आना है, राइट। चेयर फॉर्म में आना है तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास, हम सभी जानते हैं कि जितने भी मेजर कंपाउंड्स हैं जो लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, माल्टोज, लैक्टोज या ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन सब में कहीं ना कहीं ग्लूकोज है।
ग्लूकोज के पॉलीमेरिक अरेंजमेंट है। तो ग्लूकोज नेचर में सारा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कहता है? कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्योंकि 6 मेंबर्ड साइक्लिक है तो उसे चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, नोट डाल के देखिए। when polyatomic species is attached to carbon atom in a 6-membered cyclic structure, then it prefers equatorial position. अगर आपके पास कोई बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज प्रेजेंट हो लाइक CH3, तो जो फ्लैगपोल की तरह इरेक्टेड है वो एक्सियल पोजीशन है और जो इनवर्ड बेंट है वो एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो बल्कियर ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पे रहना चाहेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो जितने भी सराउंडिंग मॉलिक्यूल है उन्हें रिपेल कर रहा होगा। एज ए रिजल्ट उस सैंपल को स्टोर कर पाना मुश्किल हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए बल्कियर ग्रुप ऑलवेज प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन देन एक्सियल पोजीशन। राइट, तो जब भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक में कोई एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होंगे, OH, CH3, NH2, OCH3, they always prefer equatorial.